नमस्कार। शून्यकाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि अब से 100 मीटर नीचे से पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। मतलब जो 100 मीटर से ऊपर है उसको अरावली माना जाएगा। अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा है। अरावली की वजह से ही उत्तर भारत में मरुस्थल का प्रसार रुका हुआ है। तो इस फैसले से क्या ये माना जाना चाहिए कि अब मीटर में आप पर्वतों को नापेंगे, तो इस फैसले से क्या नुकसान होने वाला है? क्या ये केवल खनन और अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए किया गया फैसला है? और इस फैसले के क्या आने वाले भविष्य में पर्यावरण को और लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके लिए हम आज बात करने वाले हैं पथिक में अरावली पुस्तक के लेखक भंवर मेघवंशी से। भंवर जी, आपका स्वागत है शून्यकाल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो ये फैसला दिया है, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? और अरावली एक तरह से उत्तर भारत के लोगों के लिए या पूरे भारत के लोगों के लिए क्या मायने रखती है? हम इसको थोड़ा अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि अरावली है क्या और कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में फैली हुई सैकड़ों किलोमीटर की एक सतत भूवैज्ञानिक पर्वतमाला है। अरावली केवल एक पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ों की एक श्रृंखला है। और जैसा कि आपने कहा कि ये लाइफलाइन है हमारे देश की, और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया है उसके लिए, क्योंकि इसने थार के मरुस्थल को बाकी भारत की तरफ बढ़ने से बचाया। अगर अरावली नहीं होता, और हमारी राजस्थानी भाषा में इसको आड़ा पहाड़ कहते हैं, आड़ावल, तो इसने एक तरीके से एक ग्रीन वॉल बना करके रखी हुई है, जिससे देश का बाकी हिस्सा जो मरुस्थलीकरण हो सकता था वो रेगिस्तान बनने से बचता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो बादल होते हैं, अगर अरावली ना हो तो वो आगे की तरफ जाएंगे, इधर नहीं बरसेंगे। तो आपका बारिश के लिए भी और आपके मैदानों को मरुस्थल बनने से रोकने के लिए भी अरावली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अरावली। अब उसकी एक तो उसकी भूवैज्ञानिक जो पूरी बात है उसको हम देखते हैं। दूसरा, चूंकि विश्व के सबसे प्राचीनतम पहाड़ों में से है और हमारे देश के सबसे प्राचीन पहाड़ के रूप में वो है, 2.5 अरब पहले इसकी निर्मिति हुई, जब मानव सभ्यता भी नहीं थी, तब से ये पहाड़ यहाँ पर है। तो इसमें बहुत ही रेयर, दुर्लभ खनिज संपदा भी है। इसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियां हैं जो अब कहीं दुनिया में मौजूद नहीं है। वाइल्ड लाइफ है, यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय निवास करते हैं जो पारंपरिक रूप से पशु चारक के रूप में काम करते हैं, या आदिवासी समाज जिनका जंगल से एक रिश्ता होता है, वन से एक रिश्ता होता है, जमीन से, नदियों से एक रिश्ता होता है, वो समाज यहाँ रहता है। हमारे विभिन्न आध्यात्मिक लोगों ने अरावली को अपनी तपस्थली बनाया और बहुत सारे धर्मस्थल यहाँ पर हैं। विश्व में एक ही ब्रह्मा मंदिर है जी, वो अरावली पे ही बसा हुआ है। जैन संस्कृति के, बौद्ध संस्कृति के, नाथ संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के, हमारे जो सूफी संतों की जो जगह हैं, ये सब आपको अरावली पर मिलती है। तो अरावली केवल एक पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारी प्रकृति संस्कृति का केंद्र है और हमारी पर्वत सभ्यता है।
और हम इसको इस तरीके से जोड़ के देखते हैं कि सिंधु की नदी संस्कृति और अरावली की जो पर्वत संस्कृति है वो मिला करके हमारी सिंधु अरावली की एक संस्कृति बनती है, और ये सदियों से यहाँ पर मौजूद रही है। और पूरे भारत का एक छोटा रूप अगर आपको देखना हो तो आप अरावली में देख सकते हैं। और अगर उस रूप में भी आप देखें एक टूरिस्ट की नज़र से भी, तो अरावली कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और केरला, इन सब का अगर आपको एक कॉम्बो अगर लेना है तो वो आप अरावली में ले सकते हैं, जहाँ पर झीलें भी हैं, जहाँ बर्फ़ भी जम जाता है, जहाँ पर सदानीरा नदियाँ भी है और ऊंचे गुरु शिखर जितने ऊंचे पहाड़ भी हैं, तो दर्रे हैं जगह जगह पर। इन सब को देखते हुए अरावली बहुत ही सांस्कृतिक विविधता वाला क्षेत्र है, और उसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि ये जो पहाड़ है ये बारिश के पानी को रिचार्ज होकर के नीचे भूजल को रिचार्ज करता है, और उससे हमारे को मीठे पानी की जो झीलें मिलती है, मीठा पानी मिलता है वाटर रिचार्ज होकर के। तो अरावली से इतनी सारी चीज़ें मिलती है जिससे सदियों से हमारे पुरखों ने इस विरासत को बचा करके रखा। लेकिन 1980 के बाद से जब से माइनिंग लॉबी का नज़र इस पे पड़ा, तब से आप देखते हैं कि यहाँ पर खदानें शुरू हुई। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें आया है कि 1980 के टाइम में भी अरावली क्षेत्र में 28,000 खानें चलने लगी थी, और इसके खिलाफ लोग उठ के खड़े हुए। 1990 में तरुण भारत संघ, जो मैग्सेसे अवॉर्डी वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी का इनिशिएटिव है, उनके उस संघ ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ 1990 में याचिका लगाई, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस खतरे को समझा। और उस समय जस्टिस वेंकटाचलैया जो थे, उन्होंने बाकायदा अरावली के संरक्षण का निर्देश दिया जी। और 7 मई 1992 को वन और पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके उन तमाम खानों को बंद करवाया और अरावली को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। लेकिन अब आश्चर्य की बात है कि जो वन और पर्यावरण मंत्रालय 1992 में अपनी ही अधिसूचना से ये सब करता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के जरिए, वही वन पर्यावरण मंत्रालय अपना एक एफिडेविट देता है और उससे उच्चतम न्यायालय एक आदेश देते हैं, और उसमें अरावली की ऊंचाई का एक मानक तय होता है कि 100 मीटर से ऊंचे के पहाड़ ही अरावली माने जाएंगे, और उससे नीचे का जो कुछ है वो अरावली का हिस्सा नहीं होगा। तो इसमें मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, तो इसके पीछे अब क्या कोई वैज्ञानिक आधार है, ये केवल प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से लिया गया निर्णय? क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने शायद 30 मीटर से की एक वो जो दी थी कि 30 मीटर का पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन ये 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ को निर्णय दे देना, तो ये क्या मतलब केवल खनन माफियाओं को लेके ऐसा कोई निर्णय दे देगा कि इसमें वैज्ञानिक कोई उस तरह का नहीं सोचा गया कि इसका क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, दूरगामी परिणामों को नहीं सोचा गया? मुझे लगता है कि खनन उद्योग को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय आया है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे वन मंत्रालय के विभिन्न राज्यों के सचिव हों, इन सब की जो एक संयुक्त कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी थी, और वो कमेटी किसी एक मत तक नहीं पहुंच रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि आपको ये समयबद्ध रूप से तुरंत ये राय देनी होगी, नहीं आप अगर रिपोर्ट देते हैं तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे। तो एक तरह का दबाव आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के अमाइकस क्यूरी हैं, जो एडवोकेट एक तरीके से न्याय की पवित्रता के सिद्धांत को
बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो अमिकस क्यूरी के परमेश्वरन इस फैसले को लेकर के आपत्ति जताते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो परिभाषा या तय कर रहे हैं हम, ये अरावली को संकीर्ण कर देगा। उन्होंने आपत्ति जताई, उनकी आपत्ति तो नहीं ली गई। आज पर्यावरण मंत्री महोदय ये अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं और उसमें कई सारे आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उनको अपने मंत्रालय का एफिडेविट जो उन्होंने उच्चतम न्यायालय को दिया वो सार्वजनिक करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे पता चलेगा कि उनके मंत्रालय ने कहां पे बाजीगरी दिखाई है। लोगों को भ्रमित करना एक चीज होती है, जब आप ये कह देते हैं कि नहीं, इससे केवल 1.5% जगह पर भी खनन नहीं हो रहा है, लेकिन 100 मीटर की ऊंचाई का मानक अगर लागू किया गया तो आप मान के चलिए कि केवल 1087 वर्ग किलोमीटर के जो पहाड़ हैं वो बचे रहेंगे। और इसका मतलब यह है कि केवल 8 से 10% अरावली बचा रहेगा। 90% अरावली पर खतरा है इस वाले फैसले से। लेकिन यह कहना है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, यह कहना है कि नहीं हम तो 1 इंच जमीन पर इलीगल माइनिंग नहीं होने दे रहे हैं। आप निकल के जाइए अरावली के भीतर और आप पाएंगे कि अरावली में जगह जगह पर इलीगल माइनिंग है, इलीगल एनक्रोचमेंट है और पूरी संरचना जो है अरावली की, नदियों के बहाव को रोक दिया गया है, झीलों पर कब्जा कर लिया गया है, तालाबों में मलबा भर दिया गया है और इतना ज़्यादा खनन जहां हो रहा है, इतने एक एक जगह पर 300 क्रेशर प्लांट चलते हैं। आप वहां के जनजीवन, वहां उड़ने वाली धूल को अगर देखेंगे तो मैं सोचता हूं कि सब कुछ जानते हुए भी ये कहना है कि 1 इंच पे भी हम इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, अभी हो रहा है जी, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, सबको देख रहा है, मीडिया देख रहा है, आम जन देख रहा है, लोग अपने अपने इलाकों में लड़ रहे हैं अरावली को बचाने के लिए। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि 1 इंच नहीं होने देंगे। और अब तक जो संरक्षित था उस संरक्षण को आप अगर हटाएंगे और कानूनी तौर पे ये लोगों के लिए रास्ता खोल देंगे, मुझे लगता है कि वो जो 10% पहाड़ हम सोच रहे हैं 100 मीटर से ऊंचे वाला, वो भी नहीं बचेगा हमसे। बाकी तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन 100 मीटर की परिभाषा को भी कल खनन उद्योग ये कहेगा कि थोड़ा और ऊपर करो और 150 मीटर कर दो, तो फिर हमारे पास केवल कागजों में ही अरावली पाट रहेगा। इससे पहले अगर आप जो बात कर रहे हैं ये खनन माफियाओं के लिए, जिस तरीके से इसको ये फैसला सरकार के उससे आया है, कहीं ऐसा ये साजिश तो नहीं है? क्योंकि कुछ समय पहले सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, कि अरावली के सारे आप पूरे उसके सारे हजारों पेड़ लगाएंगे, ग्रीन वॉल बनाएंगे पेड़ों की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फैसला भी उसको एक तरह से आगे बढ़ा रहा है कि इधर से अरावली साफ करके आप आगे पेड़ों की ग्रीन वॉल, ताकि लोग ज़्यादा उसका विरोध ना करें? ये भी एक साजिश का हिस्सा नहीं लग रहा कहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि लाखों पेड़ काट के एक पेड़ माँ के नाम पे लगाना, और जो पेड़ सदियों से मौजूद है पहले उनको आप उजाड़ेंगे और एक फिर ग्रीन वॉल बनाएंगे। आपको ग्रीन वॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन वॉल बनी हुई है ऑलरेडी। लेकिन क्योंकि ये भी एक पूरी इंडस्ट्री है कि पहले पेड़ काटो और फिर पेड़ लगाओ। हमने देखा है हरित राजस्थान और पता नहीं कितने सारे अभियान हुए हैं, उन सब में कितने पेड़ लगे और वो कितने पेड़ बचे। अगर पेड़ों को ही लगाने की उनका एक ठीक से सोशल ऑडिट हो तो मुझे तो लगता है कि अब तक इतने पेड़ लग चुके हैं राज्य में कि आपको पांव रखने की जगह भी नहीं मिले, इतने पेड़ पहले से लगे हुए हैं, लेकिन पेड़ तो नजर नहीं आ रहे कहीं। तो मेरा ये मानना है कि जब भी सरकारें इस तरह की काम करती है जिसमें पहले उजाड़ती है और फिर लोगों का पुनर्वास करती है, तो लोग भी एक बार जड़ से उखड़ जाते हैं तो पुनर्वसित नहीं होते हैं। ये तो पर्वत है और पेड़ है, सदियां लग जाएगी, हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, तब भी हम अरावली की कटी हुई जलधाराओं को, कटी हुई पहाड़ियों को कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो 22 गैप्स की बात कही गई थी, उससे ही इतनी ज़्यादा मरुस्थलीकरण आगे बढ़ा है,
उससे ही इतनी हीट वेव्स इधर आती है। तो भविष्य में अगर हम मानव निर्मित गेप बनाएंगे और जब सारी पहाड़ियों को जगह जगह से काट देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद हम अपने भविष्य के लिए कुछ बचाए रखेंगे। हमने जब जिस चीज़ को बनाया नहीं, हम उसको नष्ट करने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त है, एक ऐसा उपहार है। और अरावली मेरा ये मानना है कि कोई मुर्दा पहाड़ नहीं है, ये पत्थरों का कोई टीला नहीं है, ये मोहनजोदड़ो नहीं है कि आप मुर्दों का कोई टीला है। ये एक जीवंत पहाड़ है। और मेरी तो ये मान्यता है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार बाकायदा इसे एक सतत भूवैज्ञानिक जीवंत पर्वत श्रृंखला मानते हुए अरावली को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे करके वो तमाम मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार दे जो हम सबको हासिल है। जी, इससे एक परियोजना मेरे को और याद आ रही है जो सरकार चाह रही है कि वो कह रहे हैं कि राम जल सेतु परियोजना राजस्थान में भी प्रस्तावित है, वो नदियों को जोड़ने का। अगर अरावली इस फैसले से ख़त्म हो जाए तो जो उससे निकलने वाली नदियां हैं जो आगे चंबल से लेके गंगा यमुना तक जा रही है, अगर नदियां नहीं बचेगी तो फिर इस फैसले का भी क्या मतलब दिख रहा है आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी अप्राकृतिक है वो अप्राकृतिक है। कुदरत को अगर नदियां जोड़नी होती तो नदियां जुड़ी ही होती, हमको कुछ जोड़ना नहीं था। और कहाँ जा करके नदियों को जुड़ना चाहिए वो प्रकृति अच्छे से जानती है। तो हर नदी अपना बहाव, अपने सफ़र तय करती है और फिर किसी संगम में जा करके कहीं मिल जाती है। हम ये जो अप्राकृतिक संगम करना चाहते हैं, ये एक ऐसी आपदा को निर्मित करेगा कि एक नदी में बाढ़ आएगा, पूरा देश बाढ़ से डूबा रहेगा। एक नदी सूखेगी, पूरा देश सूखेगा। आप नदियों को मत जोड़िए, आप जो कुछ है उसको यथावत रहने दीजिए। जो गंगा है वैसी रहने दीजिए, यमुना जैसी है, भवानी जैसे है, कावेरी जैसे है, नर्मदा जैसी है, जैसी हमारी सिंधु है, जैसी रावी है, सतलज है, ब्यास है, लूनी है, बनास है, कोठारी है। तमाम नदियां जो जैसी है वैसी रहने दीजिए। आपको किसी को न जोड़ना है न किसी को तोड़ना है। बात लोग इतनी सी कह रहे हैं ना कि ये पर्वत जैसा है, उसको रहने दीजिए ना। पहले तो आप उसको काटेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, पहले तो बर्बाद करेंगे और फिर आप आबाद करेंगे। ये क्या है? मतलब ये किस तरह का सोच है कि हम विनाश करेंगे और उसको विकास कहेंगे? आपने अरावली की एक पूरी यात्रा भी की है। आप अरावली में जितने भी गांव बसे हुए हैं, आप उन गांवों में भी गए हैं। आपने एक पुस्तक पथिक में अरावली का उसको लेकर यात्रा वृतांत भी लिखा है। तो इस फैसले से जो ग्रामीण समुदाय है, जो वो आदिवासी समुदाय है, जो वहाँ का मूल निवासी है, जो चरवाहे हैं, इससे उनके जीवन पे क्या असर होने वाला है? देखिए, ऑलरेडी ये सारे समुदाय अरावली पर हो रहे हमलों से जूझ रहे हैं। आप अगर जवाई की तरफ जाएंगे तो वहाँ जो पशुपालक कम्युनिटियाँ हैं, जो अरावली के तराई क्षेत्र में पशुपालन के लिए जाती है, अब वहाँ जो लेपर्ड सफारी और ये सारी जो चीज़ें शुरू हुई है, उसकी वजह से टूरिस्टों को ये दिखाने के लिए कि हमको लेपर्ड दिखाना है, तो आप जंगल का मीट बिखेर देते हैं वहाँ, और वो मीट को खाने के लिए लेपर्ड आते हैं और फिर उनको आप दिखाते हैं। फिर वो जो लेपर्ड हैं, वो जो उनका साधारण तौर पे आम जो उनका जीवन रहता है, उसके बजाय वो एक किसी और के आदी हो जाते हैं और फिर वहाँ जो चरवाहे जाते हैं उनको खा जाते हैं, आपके जो पालतू जानवर जाते हैं उसको खा जाते हैं। तो आप उस पूरी कम्युनिटी को उजाड़ रहे हैं। और वैसा ही आदिवासी क्षेत्रों में देखिए, आप उनकी पूरी संस्कृति को नष्ट कर दिया। उनके पूरे जो ज़मीनें थी उन सब को लेकर के, उस लैंड यूज को चेंज करके जितने होटल्स और रिजोर्ट बने हैं, उन्होंने उन आदिवासियों को बहुत बुरी स्थिति में धकेल दिया है। तो मेरा ये मानना है कि न केवल आदिवासी, न केवल पशुचारक, बल्कि उसमें रहने वाले तमाम जो लोग हैं, हमारा बहुत सारी चीज़ें अरावली से जुड़ी हुई है। अगर आप आदिवासी इतिहास में मानगढ़ को निकाल देंगे, भूला बालोरियों के शहीद उसको निकाल देंगे, आदिवासियों के और विद्रोहों को निकाल देंगे, तो आदिवासियों का इतिहास को कैसे दिखाएंगे आप? उसी में कालीबाई का
गांव भी है रास्तापाल, और उसी में मानगढ़ भी है, और उसी में गौरी नाच भी होता है, और उसी में आदिवासियों की तमाम अपनी चीज़ें बिखरी हुई है। और आदिवासी संस्कृति तो पहाड़ों को भगवान मानने की संस्कृति रही है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में आदिवासी पहाड़ों को पवित्र मानते हैं, और वही उनके देवता हैं। वो किसी और ऊपर के ताकतों को नहीं वो देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उनके साथ साथ बाकी जो समुदाय हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, हमारे बड़े धर्मस्थल सब इसमें हैं। हल्दी घाटी उसमें है, चित्तौड़ उसमें है, रणथंभौर ब्रिज का क्षेत्र, राजा भरतरी की गुफा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पुष्कर का पवित्र सरोवर, आप गिनते जाइए, आपकी गिनती कम हो जाएगी, इतना कुछ अरावली में बिखरा हुआ है। और इतनी जो महानतम हमारी पुरखों की विरासत है, और हमारी भावी पीढ़ियों की जो उम्मीद है, उसको हम नष्ट करने पर तुले हुए हैं। मुझे लगता है कि पूरी यात्रा के दरमियान मुझे हर जगह वो खतरे भी नजर आए, लेकिन हर जगह जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि नजर आई, जो भौगोलिक और जैव विविधता, वो सब जो नजर आई, उसने मुझे महसूस कराया कि अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि वो पूरा जीवन है। और उसमें जो जनजीवन है वो उसके बिना नहीं जी सकता है। आप उसको काट के कहीं ले जाएंगे, वो जड़ों से कट करके वो मुरझा जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि उसमें एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक इतिहास है, एक दर्शन है, एक आध्यात्म है, उसमें और भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं, उसमें रेयर अर्थ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेयर अर्थ मत निकालिए, लेकिन रेयर अर्थ सरकारों को निकालना चाहिए। खनन उद्योग की जो लॉबी है, उसको नहीं दिया जा सकता ये सारी चीजें। आप जरूरत जितना निकालिए ना, बहुत सालों से, सदियों से एक खनन अरावली में हुआ, और वो हुआ जावर माइंस में। जावर माइंस से निकलने वाले धातुओं ने और वहां से निकले हुए मिनरल ने मेवाड़ की आज़ादी की लड़ाई में मदद की। लेकिन मेवाड़ के जो शासक थे, उन्होंने जावर के जरिए खोद नहीं लिया सब कुछ, उन्होंने उतना ही निकाला जितना उनको लोहा, अयस्क, जिंक या बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो जावर माइंस जो है वो एक उदाहरण बन सकता है कि कैसे आप केवल ज़रूरत जितनी चीज़ निकालिए। इसी पीढ़ी को ख़त्म नहीं कर देना है, इसी पीढ़ी को सब कुछ ख़त्म करके और हम विदेशों को बेच रहे हैं और हमारे लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। हमारे देश का संसाधन हम केवल चंद डॉलर और यूरो या पैसों के लिए हम बेचते हैं। मुझे लगता है कि मातृभूमि के साथ इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। जो आपने एक लाइन कही है आपने कि ज़रूरत जितना ही निकाला जाना चाहिए, तो एक वर्ग इसमें ये भी कह रहा है वैसे कि भौतिक जो हमारी इच्छाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसको हम कम कर नहीं पा रहे हैं। हमको घर की सजावट करनी है, हमको वैसे ही मार्बल चाहिए, हमको उतना ही पत्थर चाहिए। तो इतना मार्बल, पत्थर और ये घर को सजाने के लिए हमको जब आप ये खनन नहीं करने देंगे तो फिर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगी? देखिए, कई साथियों ने ये लिखा भी है कि अरावली के उत्पाद को तो आप कंज्यूम करते हैं और फिर अरावली भी बचाना चाहते हैं। पर ये देखिए, अरावली में तो वन उत्पाद भी है। वहाँ के जो जंगलों से आने वाली जड़ी बूटियाँ हो, फल हो, वो भी अरावली का ही उत्पाद है। तो वो तो खाएंगे ही, पर उतना ही जितना ज़रूरत का है। वहाँ अगर सीता माता अभयारण्य के इलाके में अगर बांस है तो वो बांस भी आएंगे, लेकिन उतने ही। वहाँ से लकड़ी भी आएगी, वहाँ से महुआ भी आएगा, सब चीज़ें आएगी, सफ़ेद मूसली भी आएगी, लेकिन वो उतनी आएगी जितनी ज़रूरत की है। आपको अनियंत्रित, असीमित और इतना लालच क्यों चाहिए विकास का? हाँ, रोकना पड़ेगा। मार्बल और उतनी सजावट की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना मार्बल के भी लोग जिंदा ही रहे, और भविष्य में जब मार्बल ख़त्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब क्या आप जिंदा नहीं रहेंगे? तो फिर भी रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है अब ख़त्म हो गई, तो वो ख़त्म होने के बाद में आपने सोचा ना कि अब नहीं मिल सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ये कहना एक दुराग्रह है और एक अलग किस्म का कुतर्क है कि क्योंकि आप अरावली के उत्पाद
का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको अरावली को बचाना नहीं चाहिए। जी तो मैं ये जो कुछ चल रहा है इसको अरावली में उत्पात मानता हूँ। जी ये अरावली के उत्पाद का मामला नहीं है, ये उत्पात का मामला है और ये उत्पात हम नहीं होने दे सकते। जी। तो अब अरावली को बचाने के लिए क्या रणनीति आप लोग सोच रहे हैं? यहाँ राजस्थान के नागरिक संगठन और सब क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अरावली को बचाने के का जो संघर्ष है वो तो 4.5 दशक से चल रहा है। 1980 से लोगों ने इस खतरे को पहचाना और उसके बाद 1990 में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तब से लगा करके कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर नदियों को पुनर्जीवित करने का काम भी हो रहा है, जल संरचनाओं को बचाने का काम भी हो रहा है। कई लोगों ने अलग अलग जगहों पे वन बनाए हैं अरावली के ही क्षेत्र में। आप मजावड़ी से लगा के, पिपलांतरी से लगा करके, कुसुम जैन ने जो जमवारामगढ़ में बनाया है, यहाँ पे जो कृष्ण बाग बनाया है, आप ये तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, पर पूरे अरावली में पिछले 45 साल से सैकड़ों लोग अरावली को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये जो नया संकट आया है 20 नवंबर 2025 वाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारी पूरी जवान पीढ़ी जो है, जिसको आप जेन जी कहते हैं या जेन अल्फा कहते हैं, वो पीढ़ी ने सोशल मीडिया के मार्फत एक बड़ा मोमेंटम खड़ा किया और उसने देश विदेश तक ग्लोबली अरावली के मसले को स्थापित कर दिया। और वो जो वर्चुअल मीडिया पे एक पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, वो एक्चुअल में भी आपको दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि हर जगह पर लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। कई जगहों पे तो पुलिस से भिड़ंत तक हुई है, हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं और जगह जगह पे लोग अरावली बचाओ आंदोलन, अरावली एकता मंच, अरावली संरक्षण समितियां, ये सब कुछ बना करके अपने अपने तरीकों से लगे हुए हैं। और कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई पहाड़ के रक्षा सूत्र बांध रहा है, मतलब जिसको जो लग रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बहुत सारे प्रयास हैं, इसमें एक प्रयास अरावली विरासत जन अभियान का भी है, जिसमें वो लोग हैं जो कई दशकों से इस काम में जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं। और उसकी कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग होने जा रही है और उसमें कई प्रकार के तौर तरीके सोचे गए कि क्या हम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस समय अरावली को बचाने के लिए जो भी लोग करना चाहें वो करें। जो कानूनन समझ रखते हैं वो कानूनी तौर पे इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन कैसे जा सकती है उसकी बात करें। जो लोग शासन प्रशासन को झुका सकते हैं वो ये बात करें कि अरावली के मामले में चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन क्यों नहीं हो, उसको पलटा जाए, बदला जाए और संसद में एक ऐसा कानून लाया जाए कि इसके बाद अरावली को कोई हाथ नहीं लगा सके। ऐसा एक नया कानून भारत की संसद को पारित करना चाहिए, वो किया जाना चाहिए। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, मैंने तो कल भी कहा कि तमाम धर्मस्थलों से जोत निकले और वो दिल्ली जाए ताकि उनकी आंखें खुले। हर जलाशय का पानी कावड़ की तरह वहां पहुंचे, हर धर्मस्थल के लोग उठें और जाएं। हर युद्ध स्थल की, शहीद स्थल की मिट्टी लेकर के हम उस पवित्र मिट्टी को राजघाट पे बापू के यहाँ ले जा करके और इनकी सद्बुद्धि के लिए वहाँ रखें और कुछ करें। मेरा ये मानना है कि जो कर सकता है, जो कलाकार एक कविता लिख सकता है, जो गीतकार गीत गा सकता है, जो वाद्य यंत्र बजाने वाले अपना वाद्य बजा सकते हैं, वो सब करें। और फिर भी ना माने तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने पशु पक्षी सब जानवर ले करके और फिर निकले हम अपने सारी चीज़ों को और दिल्ली पर ही जा करके बैठ जाएं, जैसे किसान बैठे थे, जैसे किसानों ने झुकाया, ऐसे अरावली की संतानों को आगे बढ़ कर के अपनी जिसको अरावली को हम माँ कह रहे हैं या पिता कह रहे हैं या भाई कह रहे हैं, उसको बचाने के लिए ये सारे प्रयास करने चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार कितने स्पष्टीकरण दे, उनका इकोसिस्टम कितना ही ट्वीट करे और सब चीज़ें करे और ये कहे कि ये सब जो चल रहा है ये भ्रमित करने वाला चल रहा है, लेकिन लोग समझते हैं, लोगों को मालूम है, लोग उन खतरों को अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए ये अभियान रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन है। और मुझे लगता है कि दुनिया में पर्यावरण के लिए, पर्वत के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, प्रकृति के लिए और संस्कृति सभ्यता के लिए शायद ये पहला जन आंदोलन खड़ा होना जा रहा है जो इतने बड़े पैमाने पर है कि इसको कोई नहीं रोक सकता है।
कल ही हमने कहा कि इसका एक ही नेता है और वो अरावली खुद है, इसके कोई नेता नहीं है। ये कहीं से कोई एक राजनीतिक पार्टी का मसला नहीं है, एक किसी विचारधारा का मसला नहीं है, एक जाति का मसला नहीं है, ये हम सबका एक संयुक्त मसला है। और हम अरावली के सानिध्य में, अरावली की सुरक्षा में, अरावली के निर्देशन में, हम अरावली के पक्ष में इस पूरी लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी पूरा समझ गए होंगे कि अरावली को बचाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके दुष्परिणाम हम लगातार देख ही रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह के हाल हो रखे हैं कि हर एक सर्दियों में वहाँ सांस लेना दुभर हो जाता है। हम सिर्फ आंकड़े देखते हैं कि इतने AQI पे वहाँ वायु की गुणवत्ता हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि ये और राज्यों में और ज़िलों में लोगों को इसकी परेशानी ना झेलनी पड़े, और बड़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो जयपुर का एक रामगढ़ बांध है जो लगभग 70-80 साल जयपुर को पानी पिलाने के बाद आज उसके यह हाल है कि बांध खाली है। उसमें 18 से 20 फीट की गाद भर चुकी है। इस प्रकृति से छेड़छाड़ के नतीजे हम देख रहे हैं। तो सब लोग जाति, वर्ग, धर्म और राजनीतिक विचार इन सब से ऊपर उठकर आपको बाहर निकल के अरावली को बचाने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद भंवर जी आपका शून्यकाल से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।